हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनंदा बैनर्जी है। आपका जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग मॉड्यूल है एंटरप्रेन्योरशिप में, आज उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। मैं अराउंड 10-11 साल का एक्सपीरियंस रखती हूँ इस फील्ड में और आशा करती हूँ कि आज के सेशन से आप कुछ नया सीख पाएँ, कुछ और जान पाएँ। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, ऐसा जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है मार्केटिंग का, उसमें मेनली समझने वाली बात क्या है कि जब हम अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस आइडिया को लेकर बात करते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमने कुछ नया लाने की सोचा है या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सब करते हैं, लेकिन उसमें हम जो सर्विस ऑफरिंग है कुछ नई तरीके से होगी, कुछ डिफरेंट होगा, हम यही सोचते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चीज कस्टमर को कौन बताएगा। कस्टमर को बताने के लिए जब तक कोई पहला कस्टमर ना आए या आप उन तक कोई इंफॉर्मेशन ना पहुंचाए, तो प्रोडक्ट, वो सर्विस की इंपॉर्टेंस उतनी ही रह जाती है। अब यही पहुंचाने का, जो कम्युनिकेट करने का काम है, ये करता है मार्केटिंग। और इस मार्केटिंग के थ्रू ही ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आप इवन बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च हैपेंस या इवन बिफोर जो आपका स्टार्टअप शुरू होता है, उससे पहले से मार्केटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक आपका बिजनेस है। सो चाहे वो बिजनेस ग्रोथ करना चाहें, चाहे ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर करना चाहें, चाहे आप अपना कोई नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहें या कंपटीशन को बीट करना चाहें, मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल टूल होता है यहाँ पे। अब हम थोड़ा और समझते हैं कि मार्केटिंग की जो जरूरत है प्रोडक्ट के हिसाब से या हमारे सर्विस के हिसाब से, उसमें और कहाँ आ सकती है। अब बिजनेस मार्केटिंग जो है वो बड़ा ही पावरफुल टूल है। इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ मार्केटिंग टीम काम करती है। मार्केटिंग में आपके चूंकि बजट्स जो होते हैं वो सब आपकी फाइनेंस टीम करती है, टेक्नोलॉजी टीम के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, या आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या निकल के आ रहा है, आपका कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या रख रहे हैं, बीच में मार्जिन कितना है, उन सब बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है आपकी मार्केटिंग किस तरह से होगी और क्या होगी। और इसलिए ये सब समझना हमारे लिए थोड़ा सा कोर बेसिक समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उससे पहले चलिए समझते हैं कि मार्केटिंग के कोर कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो मार्केटिंग में सबसे मेन समझने की है। वो 4 चीजें होती है जिनको कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जो कि है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब इन चारों को जब हम एक एक करके समझते हैं, सबसे पहला जो है प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब प्रोडक्ट में हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट अपनी जगह है, मार्केटिंग अपनी जगह है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को। आप इनके फीचर्स बताएंगे, आप इसके बेनिफिट्स बताएंगे, आप इसकी पैकेजिंग बताएंगे, या आप बताएंगे कि एज अ कस्टमर क्या एक्सपीरियंस देता है प्रोडक्ट। आप बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर आपकी बड़ी हाई है, आप कहते हैं कि मेरा मेडिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, या आप कहते हैं कि मेरा 1 साल का वारंटी है प्रोडक्ट में, या पैकेजिंग मेरी ऑर्गेनिक पैकेजिंग है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। तो ऐसे कई तरह से आप चीजें प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। अब सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, आपका मान लीजिए सर्विस है, आप रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहे हैं, या आप बुटीक खोलने की बात करते हैं, तो आप मेडिकल शॉप खोलने की ही बात कर लेते हैं। इन सब में आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, जो आप चीज सेल कर रहे हैं। इन सब चीजें में आप सेल कर रहे हैं आपकी सर्विस, जो कि आपका प्रोडक्ट है, वही आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। अब उसमें आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, हम लोग रेगुलर सैनिटाइजेशन करते हैं, या हमारा खाने एकदम फ्रेश क्वालिटी का बनता है। इसी तरह की अलग अलग चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्राइस। प्राइस में आप ऐसा सिर्फ नहीं है कि मैंने एक समझ लीजिए मैंने सैलून खोला, अब सैलून में मैंने सिर्फ प्राइस लिस्ट लगा कि मेरा मार्केटिंग वहां खत्म नहीं होता है। वहां पे मैं ये भी बात करती हूँ कि इस प्रोडक्ट का, अगर आप हैप्पी आवर्स में आते हैं, 3 to 5 के बीच आते हैं दिन में, तो हम आपको 15% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। या फिर आप कहेंगे कि वीकेंड्स पे हम 10% आपको एक्स्ट्रा देंगे, वट एवर अदर। तो इसमें कई तरह से आप वेरिएशन कर सकते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, जो आपको नए कस्टमर्स को एक्वायर करने में हेल्प करता है। और प्राइसिंग एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है आपको, क्योंकि आप नए हैं। आप अपने प्रीवियस कस्टमर्स का मान लीजिए आप नहीं टेस्टिमोनियल दे सकते हैं कि अब आप नए हैं तो आप कैसे प्रूव करें कि आप अच्छे हैं। उसके लिए पहले बंच ऑफ कस्टमर्स का आना जरूरी है, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी डिस्काउंटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, आप साथ में कुछ फ्रीबीज दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे सकते हैं। वो सबसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
और इन सब चीजों को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। तो चाहे आप न्यूज़पेपर लीफलेट्स का इस्तेमाल करते हो, या आप अपने बाहर बोर्ड्स लगाते हो स्टोर के बाहर, या आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे मार्केट करते हो, इन सब चीज का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्लेस, मतलब जहां पे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जहां पे आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हैं कस्टमर्स को। तो अगर मान लीजिए आप एक ऑनलाइन स्टोर है, तो आप ऑनलाइन कस्टमर्स को आप ग्रैब करना चाहते हैं। आप एक ऑफलाइन स्टोर है, फिजिकल स्टोर है, तो आप उस तरह का प्रमोशन करते हैं। अब ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, अब मान लीजिए आपका एक आपने ऑनलाइन डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट किया, तो अब इसको आप कहाँ करेंगे मार्केट? ऑनलाइन डेयरी प्रोडक्ट को खुद से स्टार्ट करने से अच्छा है, एक आसान तरीका ये है कि आप टाई अप्स कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग ग्रोसरी ऑनलाइन चेन्स है, जैसे बिग बास्केट है, या आपका सत्वा कार्ट है, या आपका ग्रोफर्स है, मिल्क बास्केट है, इन सब के साथ टाई अप कर सकते हैं, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट को वहां पे विजिबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा कस्टमर्स देख पाएंगे, और आपका जो उतने कस्टमर्स को तक पहुंचने का जो एक्सपेंस है वो काफी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह के कई आप तरीके अपना सकते हैं, जिससे आपका, क्योंकि शुरुआत में आपके पास इन्वेस्टमेंट करने को बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इस चीज को कैसे प्रमोट करेंगे कम इन्वेस्टमेंट में, तो उसके तरीके हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसी, जैसे मैंने आपको डेयरी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया, इसी में समझिए कि आप ऑनलाइन और इतने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल समझ लीजिए आप गुड़गांव में है, और गुड़गांव में ही आपके पास इतना अभी एक्सपेंस करने के लिए नहीं है कि आप उसको बॉम्बे, पुणे वगैरह भेज सकें। तो आप गुड़गांव के एरिया में ही सीमित जितने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, आप उनसे टाई अप कर सकते हैं, और जिससे आपको सबको एक साथ पहुंचने की जरूरत भी नहीं है, एंड देन यू कैन रिड्यूस योर एक्सपेंस अकॉर्डिंगली, आपका खर्च कम हो जाएगा। मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको, जब हम कस्टमर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जब टारगेट सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं टारगेट सेगमेंट को, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन इन सब में आपका सबसे जरूरी है कि क्या आप अपने कस्टमर को समझते हैं, क्या आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझते हैं। और इस टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है जानना, रिसर्च करना अपने कस्टमर के बारे में, अपने सेगमेंट के बारे में, अपने प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको कहाँ शुरू करें, वेयर डू वी स्टार्ट हियर? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने सोचा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए मैं ऑनलाइन डांस क्लासेस की बात करती हूँ आपको, या फिर आपने एक स्टूडियो ओपन किया डांस क्लासेस के लिए। अब यहाँ पे मैंने कहा कि डांस क्लासेस काफी हैं इस एरिया में, और तो मैं क्या ऐसा, जैसे मैंने यूएसपी की बात की आपको, तो मैं क्या अलग से कुछ सोच सकती हूँ। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं होम मेकर्स के लिए डांस क्लासेस करूँ, हाउसवाइफ्स के लिए, मदर्स के लिए, वर्किंग मदर्स, नॉन वर्किंग मदर्स, जो थोड़ी एज में लेडीज हैं, व्हेन आई से एज एज इन दोज हु आर लाइक 30 to 45, 30 to 50, इस तरह की एज ग्रुप को मैं टारगेट करना चाह रही हूँ। तो अब इस टारगेट को मेरे को समझना पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ, मान लीजिए भी कोरोना का टाइम नहीं होता और हम कहते हैं कि हम वी आर हैविंग क्लासेस नॉर्मली, तो इसमें आप दोनों एस्पेक्ट समझते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अब ऑफलाइन में क्या होगा कि मैंने अगर एक एरिया में डांस क्लास खोलने का शुरू सोचा है, तो मैंने उस एरिया में पहले मुझे स्टडी करना पड़ेगा, क्या ये एरिया में एग्जिस्टिंग डांस क्लासेस हैं तो किसको ऑफर होती हैं, किस तरह की प्राइस रेट्स हैं, वो किस तरह की टाइमिंग्स रखते हैं, क्या क्या तरह के डांस फॉर्म सिखाते हैं, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम कहेंगे अगर यहाँ डांस क्लासेस नहीं है तो बहुत अच्छा है, फिर तो यहाँ डिमांड होनी चाहिए, तो मैं रेजिडेंशियल एरिया में ओपन करूंगी जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फैमिलीज होंगी, लेडीज होंगी, जो मेरा टारगेट सेगमेंट है। अब इन लेडीज को मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी कि मैंने डांस क्लास ओपन की है? तो जो सोसाइटीज है, मैंने उन सोसाइटीज के नोटिस बोर्ड्स पे मैंने पैम्फलेट्स लगाए, मैंने उनके ग्रुप्स में मैंने उनको मैसेजेस किए, या मैंने इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी मैंने इस बारे में कहा कि मैं इस एरिया में डांस क्लास ओपन कर रही हूँ, एंड फर्स्ट 50 और 100 लेडीज वुड गेट स्पेशल 5 एक्स्ट्रा क्लासेस। इस तरह का मैंने कुछ प्रमोशन भी किया। तो ये सब जो मैं पहले, ये प्रमोशन से पहले जो मैंने रिसर्च किया, ये मार्केट रिसर्च मुझे ना सिर्फ कस्टमर बट कंपटीशन, मेरे प्रोडक्ट को सब कुछ समझने, एक साथ समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब मैंने जब यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की बात की, तो मैंने कहा ये डांस क्लासेस जो हैं, मैंने कहा कि मैं एक स्पेशलाइज टीचर लाऊंगी हु वुड टीच कथक, और एक टीचर होगा जो बॉलीवुड सॉन्ग सिखाएंगे, क्योंकि सबको कथक सीखने में इंटरेस्ट शायद ना हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं जिस एरिया में डांस क्लास खोलना चाह रही हूँ, वहां पे मैं लेडी से जाके ऐसे ही पूछूंगी
कि अगर यहाँ डांस क्लास होती, आप किस तरह का डांस सीखना पसंद करते, अगर आप चाहते तो मैं सर्वे फिल कराऊंगी, मैं क्वेश्चनर्स फिल कराऊंगी, मैं उनसे इस तरह के सवाल पूछ के एक सर्वे कराऊंगी जिसमें मैं 50, 60, 100 ऐसी लेडीज का सर्वे लेकर उसका रिजल्ट एनालाइज करूंगी कि अच्छा ये चाहते हैं कि बॉलीवुड ज्यादा सिखाएं, कथक वाले कम है लेकिन कथक के फिर भी काफी है जो ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, तो मैं दोनों ऑप्शंस रखूंगी। अब उनकी प्राइसिंग क्या करूं, तो मैं आसपास अगर क्लासेस है उनकी प्राइसिंग क्या है, मैं उनसे ज्यादा तो नहीं रखूंगी, लेकिन क्या मैं उनके बराबर रखूं, उनसे कम रखूं, डिस्काउंट दूं, ये सब हमारा डेटा एनालिसिस के अंदर होता है। ये सब हमें वहां समझने की जरूरत है और यही सब पार्ट है हमारा मार्केट रिसर्च, जो कि कोई भी बिजनेस शुरू होने से पहले हमें कुछ स्टेप समझने हैं। तो इसको मैं समराइज करती हूँ। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि अगर इस एरिया में डांस क्लास नहीं है तो मैं किस तरह का डांस क्लास ऑफर करना चाह रही हूँ, किस तरह का लोग डांस क्लास चाह रहे हैं। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट आई एम लुकिंग टू फुलफिल फॉर माय कस्टमर्स, फॉर माय बिजनेस। और फिर मैं रिसर्च प्लानिंग करती हूँ, तब मैं समझ में आता है कि अच्छा मैं इतने लोगों को मैं अपने एरिया में कर सकती हूँ या इतने लोगों को मैं ऑफर कर सकती हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे जब डेटा, ऑफकोर्स डेटा कलेक्शन किया, फिर मैंने लोग एनालाइज किया अपना डेटा और सब समझ के मैंने फिर अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें उस डेटा के हिसाब से वो जो एनालिसिस किया उस हिसाब से मैंने चेंजेस करके फिर मार्केट ऑफरिंग दी। तो ये मार्केट रिसर्च का बेस है जो कि हमें कोई भी प्रमोशन, कोई भी कम्युनिकेशन बाहर कस्टमर रीच आउट करने से पहले करना बहुत जरूरी है, और जिससे हम अपने प्रोडक्ट की अगर कोई कमियां जो हमें नहीं दिखती हैं वो हम उनको ठीक कर सकते हैं बिफोर रीचिंग टू द कस्टमर। ठीक है। अब इन सब के पीछे बड़ी जरूरी बात आती है कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस में ऐसी क्या खास बात है कि कस्टमर्स आपको लें। तो हम अगर कहते हैं कि नहीं एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है मार्केट में, तो लोग बोलेंगे अच्छा फिर हम आपको क्यों लें, व्हाई शुड वी बाय यू, सिंपल सबसे पहला सवाल। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखने की ये है कि हम कस्टमर की साइड आकर समझें कि अगर हम कस्टमर होते तो क्या हम हमारा प्रोडक्ट खरीदते, एज अ न्यूट्रल पर्सन, एक अनबायस्ड कस्टमर के रूप में अगर हम देखें क्या हम खरीदते। तो यहाँ पे हमारे पास वापस से सोचने की बात यह है कि क्या ऐसी यूनिक चीज है जिसको हम सेल करना चाह रहे हैं, जिसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी। तो अगर मेरा प्रोडक्ट कुछ टेक प्रोडक्ट नहीं है या मेरा सर्विस जो कुछ बहुत यूनिक नहीं है, तो इससे हमें हताश होने की जरूरत नहीं है कि अरे हम तो जो सब करते हैं वही कर रहे हैं। लेकिन हम अपने तरीका जो है सर्विस प्रोवाइड करने का, उसमें हम बहुत यूनिक ला सकते हैं, यूनिकनेस ला सकते हैं। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए जैसे हम ब्यूटी सैलून की बात करते हैं, तो क्या ब्यूटी सैलून में मैं डिस्काउंट्स दे सकती हूँ ज्यादा जो आसपास कोई ना दे रहा हो, क्या मैं ऐसी मशीन से मेरे पास जो और किसी के पास नहीं है, क्या मेरे पास इस तरह का कुछ नई मैंने कोई नई स्टाइल सीखी है हेयर कट्स की जो और कोई आसपास का सैलून नहीं देता हो, और मैं उन्हीं चीज को प्रमोट करूंगी और कहूंगी कि हाँ दिस इज व्हाट वी आर डूइंग वेरी डिफरेंटली। अब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो यूएसपी है उसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है ये आपको दूसरों से अलग करता है, आपको भीड़ से अलग करता है। और जब आप भीड़ से अलग होते हैं कस्टमर्स का ध्यान आप पे ज्यादा जाता है, और इस ध्यान की वजह से ही नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपकी सर्विस वाकई अच्छी रहती है तो वही कस्टमर्स वापस आते हैं आपके पास, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन ओल्ड कस्टमर्स। एक बात बहुत एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसी पे कि एक नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट इज अराउंड 7 to 11 टाइम्स ऑफ एक पुराने कस्टमर को रखने की कॉस्ट के ऑपोजिट। तो उस फर्क को आप समझिए कि अगर 10 रुपए का कॉस्ट एक नए कस्टमर को 10 रुपए का कॉस्ट अगर एक पुराने कस्टमर को रखने में रहता है मेरा, मुझे 70 रुपए लगेंगे नए कस्टमर लाने में। तो क्यों ना मैं इस तरह का सर्विस दूं या इस तरह का अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी रखूं कि मेरे ओल्ड कस्टमर्स मेरे लॉयल कस्टमर्स बने, और वो वर्ड ऑफ माउथ मतलब अपने ही बात से वो मेरे लिए दूसरे कस्टमर्स लाने लग जाते हैं, वही मेरे लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं और वही मुझे प्रमोट करते हैं अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने पड़ोसियों में। तो मेरी नए कस्टमर को अक्वायर करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट्स यूनिक अबाउट यूएसपी। तो हम अपनी सर्विस में, अपने प्रोडक्ट में इस तरह का यूएसपी क्रिएट कर सकते हैं, और ये हमें कॉम्पिटिटर से अलग बनाएगा, ये हमें कस्टमर्स में हमारा अच्छा इमेज देगा, और ओवरऑल हमारा सेल्स होने में और आसानी हो जाती है।
तो हमें सिंपली इस बात को आंसर करना है, व्हाई शुड अ कस्टमर चूज मी ओवर समवन एल्स, मुझे क्यों कस्टमर चूज करे और किसी और को ना करे, तो मैं क्या ऐसा यूनिक ऑफर करूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस बात से अब एक और चीज समझ में आती है कि हम बात कर रहे हैं कस्टमर को सर्व करने की, तो जो कस्टमर सर्विस है हर बिजनेस का, चाहे B2B बिजनेस हो चाहे B2C बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो, चाहे आप रेगुलर हाउसवाइफ को आपके कस्टमर्स हो, बिजनेसमैन आपके कस्टमर्स हो, आपके बच्चे अगर कस्टमर्स हो, कोई भी हो, एंड ऑफ द डे कस्टमर सर्विस आपका डिटरमाइन करेगा कि आपकी पोजीशन क्या होगी मार्केट में, आपका कैसा इमेज बनेगा और आपका ब्रांड कितना बड़ा होगा। इसलिए कस्टमर सर्विस की 3 सबसे खास बात होती है, खास बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला है अच्छी कस्टमर सर्विस से आपकी सेल्स बढ़ती है। सिंपली व्हाई, बिकॉज आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं वो लॉयल बनते हैं, तो विच ब्रिंग्स टू आवर पॉइंट नंबर 2 कि हमारे कस्टमर लॉयल्टी रहने से रिपीट बिजनेस मिलता है, और ये रिपीट बिजनेस हमें रिकमेंडेशन देता है, वर्ड ऑफ माउथ देता है विद अदर्स, और ऑफकोर्स हमारी इमेज बेहतर होती है। गुड कस्टमर सर्विस इज द कोर फॉर एनी गुड बिजनेस। अगर आपकी सर्विस, और सिर्फ ऐसा नहीं कि शुरुआत में हमने अच्छी की फिर हम ढीले हो गए, जो मोस्टली बिजनेस हो जाते हैं, आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हैं कि बड़ा सा स्टार्टअप है और उन्होंने इनिशियली खूब डिस्काउंट दिए, खूब अच्छी सर्विस दी, बिना नो क्वेश्चन रिफंड्स, नो क्वेश्चन रिटर्न्स हुए, धीरे 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 जैसे जैसे ब्रांड्स बड़े हुए सब कुछ कस्टमर सर्विस नीचे आ गई, क्योंकि उनके पास बिजनेस वॉल्यूम इतना हो गया कि अब कस्टमर सर्विस पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस वही अच्छे चलते हैं जिनकी कस्टमर सर्विस लॉन्ग टर्म अच्छी रहती है, एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग इन सब चीजों में इसके लिए बहुत एसेंशियल है कि हम ये सब करें और मार्केट में बताएं कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग सो नाइसली, और ये हमारी कंपटीशन से हमको अलग खड़ा करता है। अब इन सब के बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम जब ये एस्पेक्ट समझते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं, अब आपने कस्टमर सर्विस का एग्जांपल, सबसे पहले आप सोचते हैं कस्टमर सर्विस, सबसे पहले क्या एग्जांपल आता है दिमाग में, कई चीजों का आता है। आप कह सकते हैं स्पीड, आप कह सकते हैं प्रोएक्टिवनेस, या आप कह सकते हैं पर्सनलाइजेशन। ये 3 एलिमेंट्स जो है कस्टमर सर्विस के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, और जरूरी नहीं कि आप सब कुछ कर सकें, ये बहुत मुश्किल है कि हम कह सके भाई हमारा ये बिजनेस है लेकिन हम सब कुछ करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हम हमारी पोजीशन में, हमारे बजट्स में, हमारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम क्या वो एक चीज या 2 चीज कस्टमर सर्विस की पकड़ सकते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से रेगुलरली कर सकें। अब जैसे हम मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं, आपको मैकडॉनल्ड्स के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगती है? अभी सोचिए, इतना सिचुएशन कोरोना वायरस का है, सब है, इवेंचुअली थिंग्स, अब लॉकडाउन खुल रहा है, अब लोग बाहर जाने लगे, अब आप देखेंगे रेगुलर रेस्टोरेंट से ज्यादा आपको मैकडी, डोमिनोज के बाहर ही ज्यादा भीड़ दिखेगी। इसका रीजन ऑफकोर्स खाने की, आपको खाना पसंद है, अच्छा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है द स्पीड, जिससे टर्न अराउंड टाइम इनका बहुत फास्ट है। तो उस टर्न अराउंड टाइम के लिए लोगों को पता है कि हमें कम समय बिताना पड़ेगा और हम अपना खाना लेके जल्दी वहां से निकल सकते हैं, या ड्राइव थ्रूज अवेलेबल हैं, तो हमें ड्राइव थ्रूज में हमने अपना ऑर्डर किया एंड विद इन फ्यू मिनट्स वी गेट आवर फूड और हम निकल सकते हैं। तो स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब होता है कस्टमाइजेशन, या कस्टमर के हिसाब से कुछ चीजों को ढाल देना। अब इसका बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम ब्यूटी सैलून्स की ही बात करते हैं या बुटीक्स की बात करते हैं। अब पर्सनलाइजेशन में क्या है कि क्या मैं अपने कस्टमर्स को वो चीज दे सकता हूँ जो उनके हिसाब से उनको लगे कि हाँ ये मेरी यूनिक एक कुछ है मेरा। इंडसइंड बैंक का एग्जांपल लीजिए। इंडसइंड बैंक ने कहा कि अब इतने सारे बैंक्स आ गए हैं, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, प्राइवेट बैंक्स बहुत हो गए हैं, तो हम मैं क्या ऐसा नया प्रमोट करें। सब लोग अपनी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, FD रेट्स की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन रेट्स एक्सेट्रा, लॉट ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि हम जो आपका डेबिट कार्ड है उसका नंबर हम आपके पसंद के नंबर से देंगे, जिससे आपको याद रखने में आसानी रहे। तो हम आपका बर्थ डेट बना सकते हैं या आपकी एनिवर्सरी डेट बना सकते हैं। हम कार्ड में पर्सनलाइजेशन के लिए आपकी फोटो, आपकी फैमिली की फोटो, कुछ भी लगा सकते हैं। जनरली बैंक कार्ड्स आर वेरी बोरिंग, उनका खुद का लोगो रहेगा, खुद के नंबर्स रहते हैं, ये लोगों को याद नहीं रहता है। बट उन्होंने, इंडसइंड ने ये एक नया सोचा कि हम पर्सनलाइजेशन करेंगे, हम अपने कस्टमर्स को एक यूनिक ऐसा ऑफरिंग देंगे जो और कोई नहीं दे रहा है।
और यही जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, ये सब पर्सनलाइजेशन। तो यही सब छोटी छोटी चीजें जो है मार्केटिंग में आपके स्टार्टअप के लिए, ये सुनने में लगते हैं अरे बड़े ब्रांड्स का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें इतना बड़े स्केल में करने की जरूरत हो। हम लोग अपने बिजनेस आइडिया के हिसाब से, अपने स्टार्टअप के हिसाब से छोटी शुरुआत भी कर सकते हैं। अब इसी बात पे मुझे आते हैं दो एस्पेक्ट्स, जो कि आपका ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। अब आप का बिजनेस का जो स्केल है, अभी मान लीजिए आपने जस्ट आइडिया सोचा है, अब इस आइडिया को मुझे कंक्रीट करना है, इसको साकार करना है, तो मैं इसमें क्या करूंगी? मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऑनलाइन हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स का मैं कुछ स्टार्ट करूं, या मैं एक ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं जहां मैं ऑनलाइन क्लासेस करूं जिम ट्रेनिंग की। ठीक है, अब जिम ट्रेनिंग के लिए मेरे पास इक्विपमेंट्स तो हैं, लेकिन अब मैं कैसे दूं, अब मैं कैसे नए कस्टमर्स लाऊं? अब चूंकि मैं ऑनलाइन क्लास की बात कर रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करूंगी। अब इस ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे प्रमोट कहाँ करना होगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अब इन सब में आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में आजकल बड़ी सारी वर्चुअल क्लासेस का चलता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमने जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे हम अपनी इस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू पेड एड्स एज वेल एज अनपेड एड्स। आप अपना एक पेज बना सकते हैं, यहाँ पे अपना एक बिजनेस पेज बनाएंगे, उस बिजनेस पेज पे आप अपनी इमेजेस डालेंगे, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का कुछ टेस्टिमोनियल डालेंगे, या आप नए नए रोज ही छोटे छोटे ट्यूटोरियल वीडियोस डाल सकते हैं। अब इन सब के साथ मैं और भी काफी कुछ कर सकती हूँ। मैं ईमेल मार्केटिंग कर सकती हूँ, मेरे पास आजकल डेटाबेस मार्केटिंग होती है। आपने पता है कि मुझे अगर अब ज्योग्राफी का तो कोई आपका लिमिट नहीं रहा, तो ऐसा नहीं कि मुझे मेरे शहर के लोग ही चाहिए, मैं कहीं भी कर सकती हूँ। तो मैंने फेसबुक पे एड्स डाले, मैंने ईमेल्स किए लोगों को कि वी आर स्टार्टिंग विथ 1 वीक ऑफ हाई energy classes, Zumba classes, whatever, at discounted rates. First 50 people will get 20-30% discount. Early bird membership discount, कुछ भी आप ऐसा करते हैं और उस चीज को, उन एड्स को आप बूस्ट करते हैं, आप डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के जो आपके एडवर्ड्स हैं उनको आप लिंक करते हैं। तो उन काफी सारे तरीके हैं जिसमें आप ऑनलाइन मार्केटिंग से अपने कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। ऑफलाइन मार्केटिंग, आपको बिल बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आपको टीवी पे ऐड देने की जरूरत नहीं है, आपको रेडियो पे ऐड देने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। ईमेल ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे अच्छा चीज ये है कि हर कोई कहीं से भी बैठ के कुछ भी अपना प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो इन अ वेरी टारगेटेड मैनर। आप ये कर सकते हैं कि मैं 20 साल से 30 साल की उम्र के लोगों को ही टारगेट करना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं इन एरियाज के, जिसको कहते हैं जियो फेंसिंग, मैं इन एरियाज के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस कस्टमाइजेशन यू कैन डू अपने एड्स को प्रमोट करने के लिए। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप समझें कि मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि मैं हाउसवाइफ्स के लिए एक ऐसा स्पेशल ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहती हूँ जहाँ पे दिन में जब सबके बच्चे सोते हैं, घर में थोड़ा सा काम कम होता है, जब लेडीज सीरियल देखती हैं, तो क्यों ना मैं उनको कहूँ कि आप सीरियल का आधा घंटा काटिए और हमारे साथ वर्कआउट करिए, अपनी हेल्थ बनाइए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, जो आपको समय नहीं मिलता है। तो हम उस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, हम इंटरेस्टिंग क्रिएटिव इमेजेस यूज करेंगे। अब ये सब करने, ये सब जो हम कर रहे हैं, इनमें हमारा गोल क्या है? हम उन तक हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपको अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना जरूरी है, हम आपकी फिटनेस का ध्यान रखने में हेल्प करेंगे, और आपका जो फ्री समय है आप उसी में से आधा घंटा निकालिए एंड गिव इट टू योरसेल्फ। अब ये करने में हम जो पहले 100-150 कस्टमर्स को साइन अप करते हैं, इससे हमारा बेस बनता है, और यही लोग आगे से आगे, आप कह सकते हैं कि आप हमें फेसबुक पे टैग करिए, हम आपको 1 क्लास फ्री देंगे, आप हमें हमारा कूपन यूज करिए, इंस्टाग्राम पे हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, वट एवर, वेरियस स्कीम्स यू कैन यूज। तो इस तरह के कैंपेन्स करने से आपको बहुत अपने हिसाब से और सबसे अपने कस्टमाइज्ड सेगमेंट में, अपने कस्टमाइज्ड टारगेट ऑडियंस को आप रीच कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ऑनलाइन मार्केटिंग की ये है
कि आप इस चीज को मेजर कर सकते हैं, आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि कितने लोगों ने मेरा एड देखा, कितने लोगों ने मेरा एड पढ़ा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों को क्लिक करके वेबसाइट तक गए, उन्होंने ब्राउज किया। ये सब डिटेल्स आजकल अवेलेबल है, जिसको कहते हैं एनालिटिक्स। और इसके लिए आपको कुछ बहुत टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं होती है। बेसिक्स जो है, गूगल एनालिटिक्स आपको ये सब रेडी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। जब तक आपको उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो होने लग जाए, देन यू कैन हैव सम एक्सपर्ट टू हेल्प यू विद दिस। बट अदरवाइज बेसिक समझना, अगर आप ट्यूटोरियल्स देखते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है बेसिक समझना कि हाउ डज इट ऑल वर्क। ठीक है। अब ये जब आपने स्ट्रैटेजी समझ ली कि मेरा बेस ये है, मेरा गोल ये है, मैं कैसे इसको मेजर करूंगा, मैं क्या क्या इसमें कर सकता हूँ, तो इसमें आप और चीजें हैं, जैसे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब ब्लॉगिंग करके आप अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। ये जो हम अब, जैसे मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स का। इन ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपने ये कहा कि मैं अगर सिर्फ खुद की चीज प्रमोट करूंगी तो शायद लोगों को लगेगा अरे तो ओपन प्रमोशन है, लोग आजकल ऐड देखते कहाँ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखूंगी टू हाउ टू कीप योरसेल्फ फिट व्हाइल बीइंग होम, घर रह के आप कैसे फिट रह सकते हैं, मैंने छोटे छोटे ब्लॉग लिखे, मैंने 2-2 मिनट के वीडियोस बनाए कि लेडीज जब खाना बना रही हैं, खाना बनाते बनाते आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। या आप कहेंगे कि आप जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर से उठते ही आप पहले गर्म पानी नींबू खाइए। ये सब चीजें आपने ब्लॉग्स में लिखी और आपने इनको प्रमोट करना शुरू किया। यहाँ पे लोगों को लगे अच्छा ये तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हमें नॉलेज दे रहे हैं, और इस तरह से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आपका नाम बढ़ता है, इवेंचुअली आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप ऑनलाइन मार्केटिंग जब करते हैं, आपको इस बारे में और समझ में आता है, जब आप और पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि कैसे काम करता है। इसके लिए मैं और सजेशंस दूंगी। आप गूगल एडसेंस के बारे में पढ़िए, गूगल एडवर्ड्स के कोर्सेज, आजकल फ्री कोर्सेज हैं ये सब, इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है। तो आप जितना इस बारे में जानेंगे, आप हमसे भी पूछ सकते हैं इस बारे में। आप यू कैन आस्क अस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू, आपका बिजनेस आइडिया के हिसाब से। क्योंकि सबसे जरूरी क्या है, मार्केटिंग इज नो एक फिट्स ऑल काइंड ऑफ सोल्यूशन। जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर तरह के मार्केटिंग एक्टिविटी की जरूरत हो। आपका बिजनेस आइडिया, आपका कस्टमर सेगमेंट, आपके कस्टमर सेगमेंट की अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, आपके बजट्स, आपके टाइमलाइंस, और ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि आपको क्या मार्केटिंग एक्टिविटी की जरूरत होगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी जो आपके बिजनेस को सूट करता है, आपके बिजनेस की स्टेज को सूट करता है। समवन हु इज एट अ वेरी बिगिनिंग स्टेज, उनको बहुत ज्यादा बजट स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। अगर नहीं है उतना बजट तो इवेंचुअली आप जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़े, धीरे धीरे आप अपने बजट बढ़ा सकते हैं, और इवेंचुअली यू कैन हैव अ गुड मार्केटिंग बजट टू स्प्रेड वर्ड अक्रॉस। आप और इस बारे में बात कर सकते हैं। इसी में जब आप और समझते हैं कि मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करना है, उसमें मैं क्या क्या समझूं, क्या क्या इस बारे में मैं देख सकता हूँ। तो जब आप अपना चाहे ऑफलाइन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हैं, आप सबसे कई चीजें ध्यान रखनी है। उसमें सबसे पहले ध्यान रखिए कि मेरा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपका हर स्टेप उस ऑब्जेक्टिव से अगर कनेक्ट होता है तो आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहीं और ही जा रहा है, मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, लेकिन जो इस एक्टिविटी को करने से वो रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, देन यू कैन रीअलाइन योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और तब आप ये समझ पाएंगे कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। इस स्ट्रैटेजी को बनाने में आपको और कई चीजें, आपको सबसे पहले, चूंकि अगर आप नया शुरू कर रहे हैं, कुछ नया आइडिया है, या आपका बिजनेस ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, इसमें और आप जानना चाह रहे हैं, ऑलवेज टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस। इट ऑलवेज मेक सेंस कि आप किसी एक्सपर्ट के पास, कोई जो इस फील्ड के जो जो जानकार होते हैं, वो आपको सही दिशा दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दे सकते हैं कि क्या मुझे ये करने की जरूरत है, क्या ये टैक्टिक की मुझे जरूरत है, क्या ये मुझे सही ROMI देगा। आपने ROI सुना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वैसे ही मार्केटिंग के लिए कहते हैं रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। तो जो भी हम बजट स्पेंड करें, उसका हमें सही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फिर एक खर्च बन के रह जाता है। बट टेक्निकली अच्छी मार्केटिंग खर्च नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है। अच्छी मार्केटिंग इनिशिएटिव्स इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ना कि सिर्फ नेम से मैंने
यहाँ ऐड कर दिए, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उससे क्या मुझे रिजल्ट मिला? अगर मैं रिजल्ट को मेजर नहीं कर सकती, जो मैंने कोई एफर्ट दिया, मैंने कोई एक्टिविटी की, अगर मैं उसको मेजर नहीं कर सकती, अगर मैं उस बारे में समझ नहीं सकती या उसका मैं रिजल्ट एनालाइज नहीं कर सकती कि मुझे इससे क्या फायदा हुआ, तो फिर मेरा वो वेस्ट है, वो एक्टिविटी करना वेस्ट हो जाता है। तो इन सब को एक एक्सपर्ट, एक जो कंसल्ट करते हैं उनसे आप समझिए कि, और या फिर जो एग्जिस्टिंग आपके मार्केट के जो आपके ही फील्ड के, आपके बिजनेस आइडिया के फील्ड के जो लोग हैं उनको रीच आउट करिए और समझिए कि क्या करना चाहिए, और तब आपका बिजनेस गोल्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके मार्केटिंग स्पेंड से अलाइन हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, राइट? सो वील एंड द सेशन हियर। होप आपको कुछ नया जानने को मिला, आप कुछ सीख पाए, और आशा करती हूँ कि आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, कंसेप्ट है, डेफिनेटली आगे फ्लरिश हो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।